नमस्कार। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 26 नवंबर भारत का संविधान दिवस। संविधान दिवस के अवसर पर आज हम भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं, हमारे संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों को याद करते हुए एक विशेष संवाद आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भारतीय संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्र की आत्मा है। इसी पर आधारित है हमारा लोकतंत्र, हमारी पहचान, हमारी एकता। हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर योगेश शर्मा। डॉक्टर योगेश शर्मा राजनीतिक विज्ञान के गहन अध्येता और संवैधानिक अध्ययनों के समर्पित शोधार्थी हैं। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। भारतीय संविधान, संवैधानिक बहस और राजनीतिक प्रक्रियाओं में उनकी विशेष रुचि रही है। उनके शोध कार्य और लेखन में उनकी यह अभिरुचि विशेष रूप से प्रदर्शित होती रही है। डॉक्टर शर्मा ने भारतीय संविधान सभा की बहसों पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की है। उनकी यह पुस्तक बहुत चर्चित और लोकप्रिय हुई है। यह पुस्तक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर ने प्रकाशित की है। ऐसा माना जाता है संविधान लागू होने के बाद से अब तक इस विषय पर मूल रूप से हिंदी भाषा में लिखी हुई मात्र यह एक पुस्तक है। उनके इस विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी स्थान दिया गया है। यह उपलब्धि उनके शोध कार्य की मौलिकता तथा महत्व को प्रमाणित करती है। डॉक्टर शर्मा यूजीसी के मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट पर भी प्रोजेक्ट फेलो के रूप में कार्य कर चुके हैं और उन्होंने संवैधानिक महत्व से जुड़े हुए अनेक अध्ययनों में, शोध अनुसंधानों में सक्रिय रूप से काम किया है और महत्वपूर्ण अकादमिक योगदान से उसे समृद्ध किया है। उनकी शोध आधारित भारतीय दृष्टि, तथ्यनिष्ठ विश्लेषण और विषय की गहराई, ये उनके व्यक्तित्व की एक विशिष्ट पहचान है। एक युवा, प्रतिबद्ध और गहन अध्ययनशील शोधकर्ता के रूप में डॉक्टर योगेश शर्मा का कार्य भारतीय लोकतंत्र, संविधान और राजनीतिक चिंतन पर एक गंभीर दिशा को आगे बढ़ाता है। पिछले 15 वर्षों से सिविल परीक्षाओं सहित अनेक महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों का आप मार्गदर्शन कर रहे हैं और उनके प्रयासों से, उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से अनेक विद्यार्थियों ने इन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के नए प्रतिमान भी कायम किए हैं। आपका एक यूट्यूब चैनल है, पॉलिटी जोन, जिसमें मूल रूप से राजनीतिक विज्ञान से जुड़े हुए विषयों पर ये बहुत ही सरल, सहज भाषा में अपने दर्शकों को जानकारी देते हैं और इसी तरह से ऑनलाइन माध्यम में भी ये विद्यार्थियों का, जिज्ञासुओं का, शोधार्थियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। योगेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में और संविधान दिवस की आपको भी बहुत बहुत बधाई। सर नमस्कार पहले तो, और आप हमारे गुरु हैं सर, तो आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हूं मैं। और आपने बहुत ही व्यापक सा परिचय मेरा दे दिया सर, बहुत सामान्य सा परिचय है। राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं मैं, आप गुरुजनों का विद्यार्थी हूं। और संविधान दिवस की सर आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं और पूरे राष्ट्र को शुभकामनाएं। और आपका आभार है सर्वप्रथम तो कि आपने इतना जो एक महत्वपूर्ण विषय है, राष्ट्रीय विषय है संविधान पर परिचर्चा का, उसको आज के लिए आपने चुना। और आपका आभार देता हूं कि ऐसे गहन विषय पर आपने ये विश्वास जताया कि मैं थोड़ा सा उस बारे में कुछ आपसे संवाद कर सकूंगा। वैसे आप विशेषज्ञ हैं इस विषय के, फिर भी थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगा सर। मैं योगेश जी, आपने जिस तरह से पिछले कई वर्षों में इस विषय को पढ़ा है, न सिर्फ पढ़ा है बल्कि चिंतन मंथन मनन किया है, तो मुझे लगा क्यों नहीं संविधान दिवस, जिसके बारे में आज देश के हर अखबार के पूरे पूरे पृष्ठ भरे हुए हैं और उसके माध्यम से कहीं भारत की जो पूरी परंपरा है, जो हमारी लोकतांत्रिक उपलब्धियां हैं, देखिए पड़ोसी राष्ट्रों में किस तरह से लोकतंत्र दांव पर लग गया है
और वहाँ सैन्य प्रशासन हावी होता चला रहा है। लेकिन ये हमारे देश की शायद ताकत है कि लगभग 8 दशकों की जो हमारी पूरी की पूरी यात्रा है लोकतंत्र की, उसमें केवल वोट के बल पर हमने न जाने कितनी सरकारों के तख्ते जो हैं वो पलट दिए हैं। तो ये मुझे लगता है हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है। और कितने आघात हुए हैं हमारी संस्कृति और हमारे इस लोकतांत्रिक परंपराओं पर, लेकिन ये शायद हमारी जिजीविषा है, जुनून है कि उन सारे खतरों के बावजूद ये देश अभी तक अपनी एकता और अखंडता को कायम किए हुए है और हम किसी भी प्रकार के बाह्य आक्रमण से ना डरे हैं, ना झुके हैं। आज हम हमारे संविधान की, जो हमारी संवैधानिक शासन पद्धति है, इसी के कुछ पक्षों पर आपसे बातचीत करेंगे और शुरुआत करेंगे, जैसा कि ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और बहुत सारे युवा, आज कुछ अखबारों में मैंने पढ़ा है कि इसकी सामान्य जानकारी भी हमारे कई युवाओं को जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं नहीं है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, संविधान दिवस मनाने के पीछे हमारे मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जाता है या क्यों मनाया जाना चाहिए। जी सर, जैसा कि 26 नवंबर का जो दिवस है सर, 1949 में इसी दिन संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित रूप में प्रस्तुत किया गया था। हमारी जो प्रेम्बल है, जिसे संविधान का आमुख भी हम लोग बोलते हैं, प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें शुरू की जो लाइन है हम भारत के लोग, और फिर लास्ट की लाइन आती है कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 और मिति मार्च शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को हम अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो मूल बात तो ये थी कि सर, जो संविधान सभा के वैसे कुल 12 अधिवेशन हुए थे, आज 11वें अधिवेशन का समापन दिन था 1949 में, और 12वां अधिवेशन केवल एक दिवसीय बाद में रहा 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से 2 दिन पूर्व। तो आज जो कार्रवाई थी संविधान सभा के 11वें अधिवेशन की, उसके समापन में जो अध्यक्ष जी थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने ये बात कही अपने संबोधन के आखिर में कि मैं चाहता हूं कि ये सभा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जो हमारे आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी हम जानते हैं जिनको, तो उनके द्वारा रखा गया जो प्रस्ताव है कि द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, यानी ये संविधान जैसा कि सभा ने निर्धारित किया है, इसको स्वीकार किया जाए, और ये प्रस्ताव मैं रखता हूं, और उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से उस समय स्वीकार किया गया। तो मूल बात तो ये हुई कि 26 नवंबर का जो ये दिन था, उस दिन ऐतिहासिक रूप से अंकित हो गया, क्योंकि संविधान पूर्णतः निर्मित हो गया था और अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित 3 शब्दों में ये आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में जो आर्टिकल 394 है, 394, उसमें जरूर ये लिख दिया गया कि कमेंसमेंट ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के प्रारंभ की जो तिथि होगी वो 26 जनवरी 1950 होगी। तो हमारे लिए सर ये दोनों ही तिथियां महत्वपूर्ण हैं। 26 नवंबर जो आज का दिन है, उस दिन संविधान निर्मित हो गया और 11वें अधिवेशन का समापन था, और जो 26 जनवरी है उस दिन से वो संविधान लागू। दूसरा जो पक्ष है इसका कि दिवस तो तब से एक अघोषित रूप में तो था ही। हमारी जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने 2015 में एक बड़ा महत्वपूर्ण, मैं कहूंगा कि एक सारगर्भित प्रयास था ये, कि इस ओर एक आम नागरिक का ध्यान जाए, क्योंकि अब तक ये होता था कि संविधान के जो विद्यार्थी हैं, बीए में, एमए में या प्रतियोगी परीक्षाओं में जो विद्यार्थी पढ़ते थे, उनका ही ज्यादा इसमें कंसर्न रहा करता था। और ये एक दिवस के रूप में 2015 से उन्होंने घोषित किया। जो संयोग भी है कि 10 वर्ष इस दिवस की घोषणा हुए हो गए। 26 नवंबर 2015 को पहली बार राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में उन्होंने इसको घोषित किया, ताकि एक संवैधानिक जागरूकता, एक संवैधानिक जो मूल्य हैं, संवैधानिक नैतिकता जो है और संवैधानिक साक्षरता जो है, उसका प्रचार प्रसार हो सके। क्योंकि सर संविधान ही अगर देखा जाए तो वस्तुतः राष्ट्र का सबसे बड़ा धर्म संविधान ही है। अन्य जीवन की पद्धतियां हैं, संविधान सबसे बड़ा धर्म और फिर जीवन की पद्धतियों का मार्गदर्शन भी वही है। तो ये इसका सर एक ऐतिहासिक संदर्भ है। योगेश जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि संवैधानिक जागरूकता और संवैधानिक साक्षरता के लिए 1 दशक पहले संविधान दिवस मनाने की ये परंपरा शुरू की गई। और संविधान किसी भी देश का धर्म, जैसा आपने कहा, किसी भी देश की आत्मा है, किसी भी देश की जीवन शैली है, किसी भी देश का एक संस्कार है। तो किसी भी राष्ट्र के लिए उसका संविधान एक महत्वपूर्ण, एक ग्रंथ के रूप में, एक पवित्र ग्रंथ के रूप में पूजनीय है और सारी लोकतांत्रिक सरकारें संविधान के आधार पर चलती हैं। अभी आपने संविधान की प्रस्तावना का जिक्र किया था अपने प्रारंभिक वक्तव्य में। ये जो प्रस्तावना है या प्रियम्बल जिसे हम कहते हैं, ये प्रियम्बल मूल रूप से क्या संदेश देशवासियों को देती है, या उसकी मूल भावना को आप किस रूप में देखते हैं?
जी सर, जैसा कि मैंने सर आग्रह किया था अभी प्रस्तावना के लिए कि इसे संविधान का आमुख कहते हैं, ऐसे बहुत सारे उपनाम जो हैं वो इसके साथ जुड़े रहे। मूलतः माना गया कि एक संस्कृत में एक श्लोक आता है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, यानी जिसके माध्यम से कुछ देखा जा सके, और देखने का मतलब जिसके माध्यम से कुछ जाना जा सके, उसे दर्शन कहा जाता है। इंग्लिश में फिलोसॉफी बोल देते हैं, फिलो और सोफिया जो दो वर्ड हैं सर, उससे मिलकर बनता है। सोफिया ज्ञान है, फिलो जो है प्रेम है, जो ज्ञान से प्रेम रखते हैं वो दार्शनिक होते हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल सार है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी लिखा गया है, उसका यदि एक पूर्वावलोकन यदि करना है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संविधान पूर्णतः ना पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ सकता है, या उसे उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है, तो भी अगर वो प्रस्तावना को ढंग से पढ़ लेता है, ढंग से उसको समझ लेता है, तो इस प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं के जो दृष्टिकोण थे, जो उनके उद्देश्य थे, और जो भावी शासन प्रशासन से और आम नागरिकों से जो अपेक्षाएं थी, उन सभी का निचोड़ सर इसमें दिखाई देता है। इसके लिए जो हमारे संविधान सभा के सदस्य, क्योंकि आज का दिन सर उनके योगदान को याद किए बगैर बिल्कुल अधूरा है। हमारे जो संविधान निर्माता, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं, और बड़े सर, मैं कई बार ये कहा करता हूँ कि ना भूतो ना भविष्यति, वो जो सभा थी, ऐसी सभा ना उससे पहले कभी हुई, ना उसके बाद में कभी होगी। तो वहां संविधान सभा के जो सदस्य थे, पंडित ठाकुरदास भार्गव, उन्होंने ये कहा था कि प्रस्तावना जो है उसे शब्दों का संग्रह ना समझिए, ये चित्र है कहानी कहते हुए, तपस्या त्याग बलिदान की कहानी। तो प्रस्तावना के जो बेसिक वर्ड्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का दर्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन का सार है। इवन सर पाश्चात्य विद्वान जो अर्नेस्ट बार्कर, बहुत प्रतिष्ठित जो विद्वान हुए, 1951 में उनका ग्रंथ आया प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, उसके जो प्रीफेस है उसमें उन्होंने भारतीय प्रस्तावना का विवरण किया, और वो सार ये लिखते हैं कि जो कुछ इस किताब में लिखा गया है उसका सार प्रस्तावना के शब्दों में है, और ये प्रस्तावना इस संविधान की कुंजी यानी की के रूप में काम करती है। तो ये जो प्रस्तावना के बेसिक वर्ड्स हैं, चाहे वो संपूर्ण प्रभु संपन्न हो, चाहे वो समाजवाद हो, चाहे वो न्याय हो, चाहे स्वतंत्रता समानता बंधुता हो, चाहे व्यक्ति की गरिमा, और अन्य जो वर्ड्स हैं सर, तो ये बताते हैं कि ये संविधान वास्तव में किनके लिए बनाया गया, किस उद्देश्य से बनाया गया, और किस प्रकार से ये अपनी प्रासंगिकता को बनाए रख सकेगा। इसलिए सर इसका सर्वाधिक मात्रा में महत्व माना जाता है। ये आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रेमबल की मूल भावना को एक तरह से अभिव्यक्त किया है। संविधान का मूल दर्शन हमारे प्रेमबल में आ जाता है, और प्रकारांतर से हम जो हमारे संविधान निर्माता हैं उनकी त्याग तपस्या, उसको भी कहीं न कहीं हम रेखांकित करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। योगेश जी, हमारे देश के संविधान के बारे में हम अक्सर पढ़ते सुनते हैं कि दुनिया का ये मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे बड़े संविधानों में से एक है, और इसको बनाने के लिए कितना परिश्रम किया गया, दुनिया भर के संविधानों को देखा समझा गया, और उन तत्वों को लेके हमने भारतीय परिवेश अपनी आवश्यकता के अनुरूप उसको डाल दिया। आपने चूंकि बहुत गहराई से संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया है, और संविधान की सारी जो संविधान सभा में जो बहस हुई उसको आपने जितना गंभीरता से पढ़ा है, उन सब के परिप्रेक्ष्य में आपको क्या लगता है हमारे संविधान की ऐसे कौन से पक्ष हैं, ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो उसे दुनिया के अन्य संविधानों से एक वैशिष्ट्य देती हैं या विशिष्ट स्वरूप प्रदान करती हैं? जी सर, मैं आग्रह करूंगा सर, जैसा आपने अपने प्रश्न में ही एक बहुत महत्वपूर्ण इसका उत्तर छिपा था, आपने जो बोला कि ये हमारा जो संविधान है हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रस्तुत हुआ, और यही एक्चुअली हमारे संविधान की मौलिकता का प्रमाण है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको लेकर सर संविधान सभा का 7वां अधिवेशन में एक स्टेटमेंट आता है 4 नवंबर 1948, बड़ा महत्वपूर्ण संबोधन था बाबा साहब का। और उन्होंने, क्योंकि सर संविधान सभा के भीतर भी बाहर भी उन दिनों भी ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय आपने जो 1935 का अधिनियम है उससे बहुत सारे प्रावधान ले लिए। 60 देशों के संविधान और संवैधानिक प्रणालियों का अध्ययन जो बी एन राव साहब जो संवैधानिक सलाहकार थे वो करके आए थे, तो उनका संग्रह हमने प्रस्तुत कर दिया है। तो क्या इस संविधान में कुछ ओरिजिनलिटी ऐसा रह गया है? तो बाबा साहब ने बड़ा सुंदर स्टेटमेंट ये दिया था कि जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है उनका प्रारंभ हुए केवल अभी 150 वर्षों का समय हुआ है, क्योंकि सर 1787 में यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में निर्मित हुआ था, तो उन्होंने उसको रेफर किया कि केवल 150 वर्ष हुए हैं, और जो संविधान के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उस पर दुनिया के सभी राजनीति शास्त्री एकमत हुआ करते हैं। इसलिए मूल मुद्दा ये नहीं है कि हमने कहां से क्या प्राप्त किया है, प्रश्न ये है कि हम उसको अपनी जो आवश्यकता, अपना जो संदर्भ है उसके अनुरूप किस प्रकार विकसित करते हैं। तो एक तो ये पक्ष हुआ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सर, ये प्रेरित जरूर है विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों से,
लेकिन उस प्रेरणा को हमने हमने अनुकूल परिवर्तित कर लिया। जैसे उदाहरण के लिए ब्रिटिश प्रणाली का बहुत अनुसरण हमने किया, लेकिन उसका सर्वाधिक मात्रा में उसके एक विषय का हमने निषेध कर दिया कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, संवैधानिक राजतंत्र है, वहाँ राजा भी है और प्रधानमंत्री और संसद भी है। हमने लोकतंत्र तो अपना लिया, संसदीय प्रणाली भी अपना ली, लेकिन राजतंत्र का हमने निषेध करके हमने उसके स्थान पर गणतंत्र यानी गणराज्य को अपना लिया, जिसका प्रतीक भारत का राष्ट्रपति है, और वो जो भारत गणराज्य जो हमारा आधिकारिक नाम भी आता है। तो एक तो संदर्भ ये था। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता आपने वो भी अपने प्रश्न में ही कहा कि दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, कहा जाता है कि सबसे बड़ा संविधान है। और इसमें सर मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा कि केवल सबसे बड़ा संविधान नहीं है, बल्कि सर्वाधिक समावेशी प्रकृति रखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन है ये। क्योंकि 395 आर्टिकल, 12 अनुसूचियां, 22 भाग, आर्टिकल्स की संख्या बढ़ती चली गई। हालांकि लास्ट एंट्री 395 है, इसमें 395 बोलते हैं, वैसे 450 से ज्यादा आर्टिकल्स इसमें आ गए हैं। भाग भी 26 हो गए थे, एक भाग अमेंडमेंट हुआ तो 25 हो गए, लेकिन लास्ट प्रविष्टि 22 ही है, अनुसूचियां 12 है। तो संख्या में तो ठीक है सर, सबसे बड़ा है, लेकिन समावेशिता ये है कि इस देश का हर आम खास व्यक्ति, ग्रामीण, शहरी, स्त्री, पुरुष, शिक्षित, अशिक्षित, विद्यार्थी, रोजगार प्राप्त, बेरोजगार, हर व्यक्ति इस संविधान में अपने लिए उचित जो स्थितियां, उचित जो प्रावधान है वो प्राप्त कर लेता है। दूसरी चीज, एक जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि विशेषता तो सर वैसे पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन ही विशिष्टता से युक्त है, लेकिन एक विशेषता और जो है कि हमारा संविधान मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है सर, अतिवादिताओं से इसमें बचा गया है। जैसे उदाहरण के लिए जब हम संशोधन देखते हैं संविधान में परिवर्तन करने का, तो हमने उसको लचीले और कठोर दोनों का मिश्रण कर दिया। यानी जब जरूरत हो तब तो संशोधन किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार उसमें परिवर्तन किया जा सके। या जो एकात्मक और संघात्मक जो प्रणालियां होती हैं, जहां केंद्र मजबूत है या जहां प्रांत मजबूत है, उन दोनों का एक मध्य मार्ग हमने अपनाया। केंद्र को मजबूत रखा गया, लेकिन प्रांतों को भी ऑटोनॉमी दी गई, स्वायत्ता दी गई, एक पृथक उनके लिए भी भाग कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया गया। तो मध्य मार्ग जो है सर, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ऐसी सर बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगा कि मैं इस पे आपसे बात कर सकता हूँ। देखिए, वास्तव में मुझे लगता है ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि थी, क्योंकि देश विविध भाषी, विभिन्न हाँ, प्रकार की संस्कृति हमारे यहाँ, है ना? जी जी सर। और ब्रिटिश गुलामी के दौर में, और जब ये कहा जा रहा था कि ये देश अपने आप को नहीं बचा पाएगा, ये जो ब्रिटिशर्स ने कहीं इसको एक तरह से एक कर रखा है, बहुत जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि ये लोग इस शासन चलाने लायक है ही नहीं। जी उस सर। समय हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे राजनेताओं ने जिस अपने बौद्धिक श्रम से मेहनत करके, जैसा आपने बताया, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, एक ऐसा संविधान, ऐसा लचीला संविधान, ऐसा समावेशी संविधान तैयार करना जिसमें पूरे देश की एकता, अखंडता को बनाए रखा जा सके। और महत्वपूर्ण बात जो आपने कहा, हर वर्ग का व्यक्ति, बालक, बालिकाएं, युवक, युवतियां, बुजुर्ग, सब लोग कहीं ना कहीं अपने लिए संभावनाएं उस संविधान में तलाश रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सारा करते समय बहुत आसान काम नहीं था, इस तरह के संविधान को उस दौर में बनाना। और आजादी के आज इतने वर्षों बाद भी, लगभग 8 दशक होने जा रहे हैं, हम उस संविधान के बल पे अभी तक जीवित हैं और कानून का शासन हमारे यहाँ चल रहा है, संविधान सम्मत व्यवस्था चल रही है। चाहे वो न्यायपालिका है, उसने भी संविधान की उस शासन व्यवस्था के पक्ष में जब भी कभी संकट आए, चुनौतियां आई, निर्णय दिए हैं। तो इस तरह का संविधान बनाते समय हमारे संविधान निर्माताओं के सामने ये कोई आसान काम तो है नहीं। और तो क्या क्या लगता है आपको, किस तरह की चुनौतियां उस समय आई होंगी, और किस तरह, जब आपने सारा बहस को तो पढ़ा ही है, तो कुछ हमें उस दौर में ले जाके उन उन ऐतिहासिक चुनौतियों के बारे में कुछ जानकारी दें। जी जी सर। जी। सर मैं ये एक विशेष बात यहाँ कहूंगा कि भारत का जो फ्रीडम मूवमेंट है सर, वो इस मायने में बड़ा अनूठा रहा कि इस फ्रीडम मूवमेंट के दो आउटपुट निकले हैं सर। जनरली फ्रीडम मूवमेंट का एक ही आउटपुट होता है, राष्ट्र को आजादी मिल जाती है। हमारा दूसरा आउटपुट निकला कि फ्रीडम मूवमेंट के भीतर ही 20th सेंचुरी में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की जो डिमांड थी वो पैरेलल आ गई थी। मतलब एक डिमांड हमारी फ्रीडम की चल रही थी और दूसरी डिमांड हमारी कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की चल रही थी। और इससे भी रोचक बात यह है कि सर 1947 में जिस दिन आजादी मिलती है, उससे 8 महीने पहले हमारा संविधान निर्माण शुरू हो जाता है। यानी हम आजाद नहीं हुए हैं, और हमारे जो लोग हैं वो इतने काबिल हैं, इतने दूरदर्शी हैं कि संविधान निर्माण का कार्य और 4 अधिवेशन वो ऑलरेडी कर लेते हैं। आजादी हमें 5वें अधिवेशन में मिलती है, जो 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को 1947 में हुआ था। 4 अधिवेशन ऑलरेडी हो गए थे।
तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो चुनौतियां फ्रीडम मूवमेंट के सामने थी वही चुनौतियां कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने आने वाली थी सर। और फ्रीडम मूवमेंट के सामने जो चुनौतियां थी, हम जानते हैं सर कि एक दौर इस प्रकार का आया भारत में कि जो विविधता थी, उस विविधता में जो विभिन्नताएं थी उन्होंने विभेद प्रस्तुत कर, जो डाइवर्सिटी थी उसने डिफरेंसेस पैदा किए और डिफरेंसेस ने फिर एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा किया, चाहे वो धर्म का था, चाहे वो भाषा का था, जाति के जो मुद्दे थे, विशेष रूप से धर्म और भाषा, ये दो लीडिंग जो मुद्दे थे वो प्रस्तुत हुए। और एक समय ऐसा हुआ कि जो वातावरण है राष्ट्रीय आंदोलन का, उसमें जो कम्युनल जो एंगल है वो भी प्रस्तुत हो गया। लिंग्विस्टिक जो आधार था उसको लेकर भी कुछ जो है उत्तर दक्षिण का जो विभेद था वो व्यापक मात्रा में आ गया। तो ये जो चुनौती राष्ट्रीय आंदोलन में थी, यही चुनौती सर संविधान सभा के सदस्यों को मिली। और खासकर जो भाषा संबंधी प्रावधानों की जब रचना हुई है सर, उस समय तो इतनी दिक्कतें हुई हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, मतलब उसको लेकर बार बार फॉर्मेट जो है चेंज किए गए। और बाद में मुंशी आयंगर फॉर्मूला प्रस्तुत हुआ, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, अंग्रेजी को 15 वर्ष के लिए सहायक भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची का प्रोविजन किया गया। तो वो एक अलग विषय वहां प्रस्तुत हुआ। 49 में ही सितंबर में जाकर हिंदी वाला क्लॉज, लास्ट में जाकर सितंबर में जाकर वो स्वीकार हुआ। 14 सितंबर को वो जो अपना राष्ट्रीय हिंदी दिवस वाला जो संदर्भ आता है सर। तो एक तो चुनौती सर वो आई। दूसरी बड़ी चुनौती थी अगेन सर जो एकीकरण की, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेशन ब्रिटिशर्स के समय हो गया था, वो दो यूनिट्स थी। एक तो थे हमारे प्रोविंसेस, जो प्रांत थे जहां गवर्नर थे, जहां विधानमंडल थे, जहां सरकारें थी, मंत्रिपरिषद थी। और दूसरे थे करीब 550 से ज्यादा, 565 उसका एक फैक्ट आता है। तो 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, देशी रियासतें थी। और देशी जो राजे रजवाड़े थे, निश्चित रूप से सब राजतंत्र था। तो राजतंत्र जो होता है वो लोकतंत्र को सब पसंद नहीं करता है, क्योंकि जो कल तक शासक है अब उसे प्रजा बनना पड़ेगा। तो देशी राजे रजवाड़े ना केवल भारत की आजादी को, अधिकांश जो देशी राजे रजवाड़े मैं कहूंगा शब्द यहाँ, वो ना तो भारत की आजादी के बहुत बड़े समर्थक थे उनमें से, और ना ही जब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकिंग है उसका समर्थक उन्हें होना। इसीलिए जो हमारे शुरुआती जो दो अधिवेशन है उनमें देशी राजे रजवाड़ों की उपस्थिति नहीं है। तीसरे अधिवेशन से, जो अप्रैल 1947 से शुरू होता है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बाहर और भीतर दोनों जगह काम हुआ। भीतर तो एक नेगोशिएटिंग कमेटी बनी जिसमें नेहरू और सरदार पटेल दोनों थे, वार्ता समिति जो देशी रियासतों से वार्ता करती थी। और बाहर सरदार पटेल अपनी जो एक कठोर भूमिका जिसको कहते हैं, वो जो उनको लौह पुरुष कहते हैं एकीकरण वाला, वो कार्य वो कर रहे थे। तो दूसरी समस्या ये आई सर जो संविधान निर्माताओं के सामने। तीसरी एक बड़ी समस्या जो आ रही थी वो ये आ रही थी कि जो फॉर्मेट है भावी शासन प्रणाली का, वो क्या रखा जाए, उस पर बड़ा विवाद था। क्योंकि गांधी एक बड़े फिगर के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन में थे, और गांधी का जो सारा दृष्टिकोण घूम रहा था वो हिंद स्वराज जो गांधी की प्रारंभिक पुस्तिका है सर, उसमें गांधी पाश्चात्य जो सभ्यता की जबरदस्त धज्जियां उड़ाते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण किताब सर, आपने तो निश्चित रूप से कई बार पढ़ी होगी। तो उस पुस्तक में वो ग्रामीण प्रजातंत्र का समर्थन करते हैं, और गांधी का स्टेटमेंट था कि भारत में 7 लाख गांव 7 लाख हुकूमतों के समान है। लेकिन गांधी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नहीं है, क्योंकि गांधी तो आए नहीं वहां सदस्य के रूप में। गांधी की विचारधारा के समर्थक भी हैं और उनकी विचारधारा से असहमति रखने वाले भी हैं। और ग्रामीण प्रजातंत्र को लेकर ये बड़ा एक विशेष बात है कि नेहरू और अंबेडकर जो है वो ग्रामीण प्रजातंत्र की तुलना में संसदीय प्रजातंत्र में ज्यादा रुचि रखते हैं। तो ये एक फॉर्मेट था कि संसदीय प्रजातंत्र को अपनाएं कि ग्रामीण प्रजातंत्र को अपनाएं, और क्या केंद्र को मजबूती दें या राज्य को। तो ऐसे तमाम प्रावधान थे सर जिसको लेकर बड़ी समस्या आई। और यही एक बड़ा कारण था कि कई बार लोग बोलते हैं कि इतनी समय तक क्यों बैठकें हुई। निश्चित रूप से वो अध्ययन का अभाव होता है इस वजह से। लगभग 3 वर्ष तक जो बैठकें हुई, इतने विशाल का अधिवेशन, करीब 20 से ज्यादा कमेटीज बनी, उसका रीजन ये था कि सर एक एक प्रावधान को स्क्रूटनी हुई उसकी। करीब सर मैं एक आंकड़ा आपको बताऊंगा बड़ा रोचक, कि 7,635 संशोधन प्रस्तुत हुए थे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर, जिसमें से लगभग 2,500 2,473 जो हैं उन पर विचार हुआ। तो ये एक बेसिक समस्याएं थी सर, जिनसे ना केवल जूझना था उनको, बल्कि उससे पार उतरना था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स। देखिए, पूरा का पूरा एक संघर्ष, जिस तरह से आपने कहा कि स्वाधीनता आंदोलन का जो संघर्ष था, वही संविधान निर्माण में भी चुनौतियां रही। कितनी विचारधाराओं के लोग, और स्वाधीनता संग्राम में जिस तरह से लगभग उस दौर के सभी व्यक्तियों का योगदान अपने हिसाब से रहा है। वैचारिक मतभेद भी रहे, लक्ष्य एक ही था, देश को आजाद कराना, लेकिन तरीके अपने अपने थे। भाषा को लेके कहीं एक विचार था, धर्म को लेके था। तो उन सारे बीच में एक बहुत बड़ी चुनौती मुझे लगता है संविधान निर्माताओं के पास थी। लेकिन कितनी कुशलता के साथ
उन सबका समन्वय करते हुए ये संविधान बनाया गया और बार बार अपन इस बात को अनेक मंचों पर दोहराते हैं कि इस संविधान ने इस देश की एकता को एक तरह से अभी तक बनाए रखा है। लेकिन जब हम संविधान की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्यों की बात भी आती है और संविधान ने आम आदमी को मौलिक कर्तव्य भी दिए हैं। तो मैं मौलिक अधिकार, कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार की बात कर रहा हूँ। तो ये जो मौलिक अधिकारों की बात है, इस अवधारणा के साथ साथ क्या स्वतंत्र भारत में केवल अधिकार की बात करेंगे या कर्तव्यों का भी कोई स्थान होना चाहिए? तो अधिकार और कर्तव्य, इसका किस तरह से हमारा जो मूल संविधान था उसमें ये विचार रखे गए और किस तरह का आगे इसमें विकास होता है, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताएं आप। जी जी सर। सर, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जाने माने हस्ताक्षर रहे हैं और निश्चित रूप से जॉन स्टुअर्ट मिल जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के, मतलब हम स्वतंत्रता के पुजारी ही उनको कहते रहे, ऑन लिबर्टी उनकी किताब को बाइबिल ही कहा गया स्वतंत्रता की। उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी छड़ी घुमाने की आजादी वहां तक है जहां तक कि दूसरे के सिर या नाक से ना टकरा जाए। तो बिल्कुल। ये जो थॉट है वो सर हमारे फंडामेंटल राइट्स में, क्योंकि कई बार ये प्रश्न उठता है कि फंडामेंटल राइट्स तो शामिल कर दिए गए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों शामिल नहीं की गई? तो मैं पहले तो इस प्रश्न पर मैं बात करूंगा सर कि फंडामेंटल राइट्स का जो समावेशन है सर, वो संविधान सभा की सबसे बड़ी कमेटी के सुपुर्द था। लगभग 50 से ज्यादा मेंबर्स थे उस कमेटी में और वो इतनी बड़ी कमेटी थी कि उसकी 5 सब कमेटीज बनानी पड़ी। सरदार पटेल उस कमेटी के अध्यक्ष थे। उसका नाम ही था एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति। फंडामेंटल राइट्स का जो मुद्दा था सर, मूलतः जब अधिकार को हम परिभाषित करने निकलते हैं तो सीधी सी बात होती है कि मैं जो चाहता हूं वो मुझे मिल जाए। तो सीधी सी बात थी कि आजादी चाहिए थी, अपना शासन चाहिए था। और खासकर जब तिलक कह चुके थे स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार है, या गांधी जब कह रहे थे स्वराज्य जो है वो ब्रिटिश संसद का उपहार नहीं होगा, या स्वाधीनता दिवस 1930 में जब मना लिया गया था और तमाम गोलमेज सम्मेलनों में चर्चा हो रही थी, और तो ये बात तो सर तय थी कि अधिकारों को लेकर ये संविधान सभा प्रारंभ से बात करेगी। नेहरू कमेटी की रिपोर्ट में 1928 में ये प्रश्न व्यापक रूप से प्रस्तुत हो गया था। फिर दूसरी बड़ी बात थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य था, इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव है सर। यूएन चूंकि अस्तित्व में आ चुका था 24 अक्टूबर 1945 को, और वहां यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसका निर्माण हो रहा था। और हमारी जो संविधान सभा सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि इतनी मतलब ग्रास्पिंग पावर है उसकी कि जो 15 महिला सदस्य थी संविधान सभा की, उसमें से श्रीमती हंसा मेहता जो है वो उस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, क्योंकि वहां एलिनोर रूजवेल्ट जो है वो उसका काम देख रही थी और यहाँ से हंसा मेहता जो है वो उसमें शामिल हुई। और वो जो वहां ड्राफ्टिंग चल रही थी उस ड्राफ्टिंग को लिया गया। एक किताब आती है सुभाष काश्यप जी की, बहुत महत्वपूर्ण भारतीय संविधान विश्वकोश। उसमें तो बाकायदा सुभाष काश्यप जी ने एक पूरा सारणी बनाई है जिसमें एक तरफ उन्होंने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल लिखे और एक तरफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल लिखे। तो ये तो तय बात थी कि सर फ्रीडम मूवमेंट में जो मांग चल रही थी, इंटरनेशनल जो एस्पेक्ट थे, उसकी वजह से फंडामेंटल राइट्स का समावेशन होना ही होना था। लेकिन दूसरी बात ये थी कि सर जैसा आपने कहा कि हमारे सर सभी संविधान निर्माता बड़े पढ़े लिखे थे सर। ये एक बड़ी प्राथमिक आवश्यकता होती है, होनी चाहिए सर किसी भी देश की प्रगति की। मैं आगे जरूर इस पे आऊंगा अभी आपके कोई ना कहीं किसी प्रश्न में। तो उस समय पढ़ने का बड़ा जुनून था सर। वो सारे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, यहाँ तक कि जब भगत सिंह की हम बात करते हैं तो कहा जाता है क्रांतियों में सबसे अधिक पढ़े लिखे भी भगत सिंह ही थे। तो वो जो पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति वो ये जानता है कि अधिकार, खासकर उसमें भी जब स्वाधीनता की बात होती है, तो अधिकार के साथ यदि प्रतिबंध ना हो तो वो फिर अराजकता, निरंकुशता, स्वच्छंदता को आमंत्रण देता है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हर फंडामेंटल राइट्स के साथ कमोबेश कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ रेशनल जो रेस्ट्रिक्शन है, तर्कसंगत प्रतिबंध, वो जोड़ दिए। और बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो इतना महत्वपूर्ण है कि वो सर एकमात्र अधिकार है जो रेस्ट्रिक्शन से शुरू होता है। पहले उसमें प्रतिबंध लिखे हुए और उसके बाद ये हमने कोविड में देखा सर, उसमें लिखा है लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार। तो कोविड में हमने देखा कि सारे जो मंदिर थे वो दर्शनार्थियों के लिए बंद थे क्योंकि स्वास्थ्य का एक प्रसंग वहां मौजूद है। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ये जानते थे कि अगर ड्यूटीज की हमने अभी बात की तो हो सकता है भारतीय जनमानस इतना परिपक्व ना हो, क्योंकि सर अधिकार की तुलना में कर्तव्यों का पालन करने के लिए ज्यादा समझ और ज्यादा परिपक्वता की आवश्यकता होती है हमेशा। तो वो जानते थे कि अभी शायद उतनी परिपक्वता हम अपेक्षित नहीं कर सकते भारतीय जनमानस से, तो राइट्स में हम क्यों ना इस प्रकार की रेस्ट्रिक्शंस की व्यवस्था करें। कालांतर में जैसे जैसे भारतीय राज्य ने अपना डेवलपमेंट किया और 2 दशक बाद जब 1970 के दशक में पहुंचा और उसमें जो मेजर रिफॉर्म हुए खासकर इमरजेंसी के पीरियड में, और सोन सिंह कमेटी जो रिफॉर्म हुई, वहां सर फिर फंडामेंटल ड्यूटीज को एक अलग चैप्टर में जगह दी गई और
महत्वपूर्ण बात ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी जो देखते हैं ना सर हम, तो वो इंडियन जो ट्रेडिशन है, जो रिलीजियस जो चीजें हैं, जो हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारा इतिहास है, उसी को वो सर वहाँ उसका प्रतिबिंब होता है। और लास्ट एक इसमें कहूंगा सर कि गांधी का स्टेटमेंट हमेशा एक महत्वपूर्ण बात कहता है कि कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। मिल जाएंगे। तो ये दोनों चीजें हैं सर हमारे पास। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा योगेश जी, आपका युवाओं के साथ बहुत सक्रिय जुड़ाव है, आप बाकायदा प्रतियोगी परीक्षाओं में उनका दिशा निर्देशन भी कर रहे हैं, शिक्षण प्रशिक्षण भी कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप एक तरह से नॉलेज शेयरिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इस सारे माहौल में क्या लगता है हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है जी सर। वो अपने संवैधानिक दायित्वों के प्रति कितनी सजग और सतर्क है? आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं छात्र आंदोलनों, युवा आंदोलनों के बारे में। कई बार भी लगते हैं कि युवा आंदोलन भटक रहा है अपने मूल उद्देश्यों से। आज से कुछ वर्ष पहले आंदोलन हुए, अब आजकल आंदोलन हुए, छोटे छोटे मुद्दों को लेके हो रहे हैं। इस सारे परिप्रेक्ष्य में एक व्यापक रूप से आप क्या देखते हैं कि हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है और विशेषकर जिन बच्चों से आप डील कर रहे हैं, वो देश की एक तरह से क्रीम है, जो किन्हीं इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से एक लीडरशिप के रोल में आना चाहती है। तो इन सबको देख करके आपको क्या लगता है कि वो हमारे जो संवैधानिक आदर्श हैं, संवैधानिक मूल्य हैं, संवैधानिक सिद्धांत हैं, उनसे कितने परिचित हैं और किस तरह की उनकी अनुपालना के लिए उनकी एक मनस्थिति और परिस्थितियां हैं? जी सर। सर सबसे पहले तो मैं ये पूर्ण विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि ये जो प्रश्न है इसका जो सर्वोत्तम आंसर है वो आप और कटारिया सर का जो सर संवाद होता है वहां आ पाएगा, इसका बेस्ट आंसर तो सर। क्योंकि सर आप लोगों ने अपना पूरा जीवन सर इस संदर्भ में बिताया है, हम सभी आपके शिष्य हैं सर। फिर भी चूंकि प्रसंग है सर इसका, और मेरा चूंकि वास्ता पिछले करीब 1.5-2 दशक से है विद्यार्थियों के साथ लगातार। एक्चुअली सर दिक्कत ये है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना और प्रतियोगी परीक्षा पास कर लेना और फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर एडमिनिस्ट्रेशन में या अकादमिक क्षेत्र में, अकादमिक तो फिर सर हो सकता है वो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ रहेगा ही, पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी है तो। लेकिन जब वो प्रशासन में चला जाएगा तो वो फिर वहाँ जो तत्कालीन परिस्थितियां वगैरह है उसके साथ वो बात करेगा। मुझे लगता है कि सर थोड़ा सा चीजें इससे आगे, मैंने एक शुरू में वर्ड लिया था, शब्द काम लिया था, और ये वर्ड भी सर वर्षों पूर्व मैंने एक एडिटोरियल में पढ़ा था सुभाष कश्यप जी का, शायद 15 वर्ष पहले, संवैधानिक साक्षरता, वहीं से ये शब्द मैंने देखा। तो मुझे लगता है कि सर जो कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी वाली जो चीज थी ना सर, वो कहीं मिसिंग है सर। चाहे वो हमारे पाठ्यक्रमों में है, जैसे मैं कई बार ये कहता हूँ कि जिस तरह समाचार पत्र पढ़ना, जिस तरह क्रिकेट देखना और जिस तरह चाय पीना भारत की बिल्कुल सर एक घोषित अघोषित राष्ट्रीय आदतें हैं, उसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन का जो अध्ययन और अध्ययन से भी ज्यादा उसका जो मनन है वो सर हमारी एक आदत के रूप में डेवलप होना चाहिए था। तो मैं थोड़ा सा सर इसमें जरूर मैं कहूंगा कि एक निराशा तो सर है कि कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को लेकर अनभिज्ञता है सर। दायित्व का ज्ञान, दायित्व तो सर तब व्यक्ति निभाता है जब उससे कहीं ना कहीं उसको जानकारी हो। तो अनभिज्ञता है सर, और फिर जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को उनकी व्याख्या के रूप में ना समझ पाना, और फिर वर्तमान दौर तो सर सोशल मीडिया का है, तो जहाँ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रामाणिकता का विचार किए बगैर प्रस्तुत हो रही है और बहुत शॉर्टकट जो है वो चीजों पर मुद्दा रहने लगा है। तो थोड़ा सा सर संवैधानिक जो दायित्व है या जो संवैधानिक मूल्य है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, ये शब्द के रूप में तो निश्चित रूप से सर विद्यार्थी सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सर वो शब्द का जो मर्म है वो कहीं सर अभी मिसिंग हो रखा है। ये मैं लगातार महसूस करता हूँ इस चीज को सर। और इसीलिए हाँ ये जरूर है सर कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपसे आग्रह किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली सर उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन भी है और उसके पालन की भावना भी है। इसी वजह से यहाँ चीजें लोकतांत्रिक तरीकों से, शांतिपूर्ण संवैधानिक साधनों से ही हमारे चीजें सुचारू चलती हैं। लेकिन सर मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो संवैधानिक पक्ष है ये विद्यार्थियों तक, युवा जो वर्ग है खासकर, उस तक पहुंचना चाहिए, ताकि वो समझें कि जो संस्थान हैं, जो प्रक्रियाएं हैं वो हमारे लिए है, हम उनके सहभागी हैं। तो ये मुझे ऐसा प्रतीत होता है। आपसे एक नया शब्द मुझे भी सुनने को मिला, संवैधानिक साक्षरता। देखिए, साक्षरता को हम कई रूप में लेते रहे। एक दौर था जब सामान्य साक्षरता की बात होती थी, जो व्यक्ति लिख पढ़ या अपना हस्ताक्षर कर सकता है वो साक्षर है। फिर हम आगे बढ़े तो कंप्यूटर लिटरेसी की बात आई, फिर आगे बढ़े हम तो मीडिया लिटरेसी की बात आई, और आगे बढ़े तो डिजिटल लिटरेसी की बात हो रही है अब तो।
अब एआई के दौर में शायद फिर कोई नए शब्द गढ़े जाएंगे। जी सर। लेकिन आपने जिस सुभाष कश्यप जी की आप बात कर रहे हैं, खैर वो तो बहुत बड़े विद्वान थे अपने संसदीय लोकतंत्र के, उनकी तो बहुत सारी किताबें जी सर। हम लोग पढ़ते रहे जी हैं। सर। लेकिन ये तो सही है कि लॉ का विद्यार्थी है, उसके लिए तो अनिवार्य है ही, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेगा ही पढ़ेगा। पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी भी पढ़ता ही है। हमारे मीडिया कोर्सेज में भी हम संविधान की एक सामान्य जानकारी है वो देने का प्रयास करते हैं। लेकिन चूंकि बहुत अधिक व्यापक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार नहीं है, तो थोड़ी सी जानकारी इस बातचीत के माध्यम से मैं ये भी देना चाहूंगा। मुझे राजस्थान का ध्यान है, देश भर का मुझे नहीं पता। जी सर। ये संविधान दिवस मनाने की जो परंपरा शुरू हुई, जी सर। तो राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया था जी, जी सर। कि वो अपने परिसर में एक संविधान पार्क बनाएं जी, जी सर। और संविधान का प्रियम्बल लिखें वहां पर। जी। तो उसके पीछे मुझे लगता है भाव यही था कि विद्यार्थी उस भाग में जाएगा, उनको पढ़ेगा, तो अनायास ही कहीं वो संविधान की उस आत्मा से वो कहीं ना कहीं रूबरू होगा, उससे जुड़ेगा, और शायद उसके मन में और इच्छा हो, वो संविधान के बारे में और जानने की कोशिश करे। जी। तो प्रयास तो निश्चित रूप से किए जा रहे हैं। हाँ सर। और जैसा मैंने आज तो काफी अखबार देखे थे, हाँ सर। हर अखबार में पूरा पूरा पृष्ठ भरा हुआ है। जी सर। तो ये प्रकारांतर से ये प्रयास है हाँ। कि हम आम नागरिक को संवैधानिक साक्षरता की दिशा में, जी सर। जिस शब्द का प्रयोग भले ही 10-15 वर्ष पूर्व किया हो, लेकिन उसको सार्थक साकार करने के प्रयास पिछले एक दशक से, जैसा आपने कहा 2015 से ये संविधान दिवस मनाया जा रहा है, जी तो सर। किया जा रहा है। अच्छा योगेश जी, न्यायपालिका की अपनी एक महत्ता होती है, जी सर। और हम न्यायपालिका से उम्मीद करते हैं जब भी संवैधानिक अधिकारों का क्षरण होता है या वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो देश की आज़ादी से लेकर के आज तक, क्योंकि न्यायपालिका हम जो 4 स्तंभ की बात करते हैं, 3 तो आपके संवैधानिक है ही, जी सर। चौथा जो मीडिया का है वो तो जनता ने सम्मान दिया है, मीडिया को संविधान में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। जी सर। लेकिन जब हम एक पिलर के रूप में लोकतंत्र में न्यायपालिका की बात करते हैं, तो कैसे आप व्याख्यायित करेंगे उसकी भूमिका को इन संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण की दिशा में? जी सर। एक्चुअली सर संविधान सभा में महावीर त्यागी साहब थे सदस्य, उनका एक बड़ा फेमस कोट था कि द सीट ऑफ जस्टिस इज द सीट ऑफ गॉड। न्याय की पीठ जो है वो परमेश्वर की पीठ होती है। बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था। एक्चुअली सर क्या है कि जो शासन के 2 अंग तो हैं। योगेश जी, एक मिनट रुकूंगा। आपने जैसे परमेश्वर की बात कही, तो प्रेमचंद की कहानी है पंच परमेश्वर, जी, जी सर। मुझे अनायास उसकी याद आ गई। उसमें भी वही था जी, कि किस तरह से 2 मित्रों के बीच झगड़ा होता है, जी सर। और जब वो उस गांव के उसमें परमेश्वर पंच का रोल निभाते हैं, जी सर। तो कैसे वो न्याय करते हैं, दोस्ती ध्यान नहीं रखते हैं। तो आपने बहुत सही बात कही जी। कि न्यायपालिका की बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे उसमें। जी। जी सर। एक्चुअली सर जो शासन के 2 अंग हैं, विधायिका और कार्यपालिका, और जो फॉर्मेशन है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, वो ये कहता है कि ये जो दोनों अंग हैं, वो एक दूसरे से घुल-मिल कर रहेंगे, ओवरलैपिंग होती है। जैसे उदाहरण के लिए सर हम चुनते सांसदों को हैं और वो सांसद जो है फिर बहुमत में आकर सरकार का निर्माण करते हैं। तो चुनते तो हम विधायिका को हैं, लेकिन वो काम कार्यपालिका का करती है। कानून निर्माण संसद का कार्य है सैद्धांतिक रूप से, लेकिन कानून वो बनते हैं जो सरकार का बहुमत है। तो इसका मतलब सर संसदीय व्यवस्था का, क्योंकि ये 18th सेंचुरी में मॉन्टेस्क्यू का विवेचन था सेपरेशन ऑफ पावर का, शक्ति पृथक्करण का, तो वो मॉडल पर ही दोनों प्रणालियां संसदीय अध्यक्ष चलती है सर। तो ये दोनों अंग तो सर कहीं ना कहीं मिलकर रह सकते हैं। तो एक कानून बनाने वाला है सर, वो कानून लागू करता है, ठीक है, लेकिन तीसरा जो अंग है जिसका काम है कानून की व्याख्या करना और ये देखना कि जो कानून आया है वो कितना यथोचित है और उसके जो गुणावगुण जो है, जिसको गुण दोष कहते हैं, वो क्या है। यदि वो इम्प्लीमेंट हो गया तो उससे जो संवैधानिक व्यवस्था और जो लोकतांत्रिक संस्थाएं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लाभ मिलेगा या उसका शरण हो जाएगा। तो निश्चित रूप से सर एक ऐसी संस्था की जरूरत थी जो इन दोनों अंगों से मैक्सिमम रूप से पृथक रहकर, ना केवल पृथक बल्कि स्वतंत्र रहकर कार्य कर सके। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इस जुडिशरी के जो फॉर्मेशन है उसके पीछे। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन हम देख रहे थे तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन भी हम देख रहे थे, जहां संविधान अत्यधिक संक्षिप्त है सर, केवल 7 आर्टिकल्स हैं यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में, केवल 4200 के आसपास शब्द है सर, उसमें आधे घंटे पढ़ने योग्य कॉन्स्टिट्यूशन है वो। और दूसरी तरफ ब्रिटेन था जहां अलिखित था कॉन्स्टिट्यूशन, जहां संसद इतनी सर्वोच्च थी कि जो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है, ये फेमस कोटेशन था वहां के लिए। तो हम वही अगेन एक मध्यम मार्ग ला रहे थे जहां सुप्रीमेसी भले हम कॉन्स्टिट्यूशन की रखेंगे, बट एज ए कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अभिभावक के रूप में हम उस अंग को प्रस्तुत करेंगे जो
ना केवल दोनों अंगों से पृथक रूप से उसका गठन हो मैक्सिमम रूप से, और उसका काम ये हो कि वो जो दोनों अंग हैं उनके सम्मिलन से शासन तो अच्छे से चले, लेकिन यदि कहीं कोई निरंकुशता आ रही है, यदि कहीं कोई अकुशलता आ रही है, तो वो उसकी स्क्रूटनी कर ले। लेकिन एक जरूर मैं इसमें सर एड ऑन करूंगा कि हमारी जो न्यायपालिका है उसमें सर मैं बड़ा प्रशंसक रहा हूं सर अपनी क्लासेस के माध्यम से भी न्यायपालिका का, चूंकि संविधान सर मेरे लिए बड़ा महत्व रखता है, ना केवल जीवन का सार रहा बल्कि मेरी आजीविका में भी संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो एक भावनात्मक और तर्क संगत जुड़ाव तो है ही सर। तो मैंने महसूस किया कि न्यायपालिका ने निश्चित रूप से अपनी जो व्याख्याएं दी हैं उनमें हमेशा एक बैलेंसिंग रखने की कोशिश करी। यदि कभी बैलेंस बिगड़ा तो उसको उसने ठीक किया। रिसेंट अभी हमने देखा कि जो राष्ट्रपति महोदय ने जो कुछ क्वेश्चन पूछे थे अप्रैल मई में, और सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन था, उसी डिसीजन पर सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन पर लिमिटेशन लगाते हुए और एक बैलेंस उसने प्रस्तुत किया और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश किया। तो मेरा जवाब ये है सर इस संदर्भ में कि जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या जो रूल ऑफ लॉ है, उसका जो संरक्षण है, उसकी जो सर्वोत्कृष्ट व्याख्या है, वो न्यायपालिका करता है, वही कर सकता है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष भी इसमें रहा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उसमें सर मैक्सिमम लोग जो थे वो विधि के विशेषज्ञ थे, इसलिए एक आलोचना भी की जाती थी, आइवर जेनिंग्स के द्वारा की गई थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लॉयर्स पैराडाइज, वकीलों का स्वर्ग है। तो हाँ, ये एक आलोचना की जाती थी उस समय, लेकिन एक्चुअली सर ये वकील थे, कानून वेत्ता थे, इसलिए बेहतर रहा कॉन्स्टिट्यूशन सही रूप में निर्मित हो पाया सर। अच्छा ये बताइए, ये जो पूरी की पूरी यात्रा है संविधान निर्माण की, ये अपनी 1 शताब्दी पूरी करने जा रही है। जी 2047 में हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी ने तो विकसित भारत का स्वप्न जी देखा भी है। जी और संविधान उस समय की जो आवश्यकताएं थी, परिस्थितियां थी, उस समय हमारे दूरदर्शी जो महापुरुष थे, राजनेता थे, क्रांतिकारी थे, शिक्षाविद थे, उन्होंने मिलकर के संविधान की रचना की। समय तेजी से बदल रहा है। पिछले 10-20 साल से जिस तेजी से हमारी सारी परिस्थितियां बदली हैं, डिजिटल दौर में हम लोग आ गए हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो संविधान है, जिसको लगभग 80 साल हो गए, 100 साल होने जा रहे हैं, किसी तरह का कोई बदलाव अब अपेक्षित है समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए? या आपको लगता है कि जो कुछ प्रावधान हैं, उनके माध्यम से अभी आने वाले कई वर्षों तक ये संविधान पूरी तरह से उचित और मतलब संतोषप्रद है? क्या महसूस करते हैं आप एक संविधान के विद्यार्थी के रूप में? जी सर। एक्चुअली सर भारतीय संविधान के जो बहुत सारे जो विशेषज्ञ हुए उनमें एक बहुत प्रमुख नाम लिया जाता है ग्रैनविल ऑस्टिन साहब का। वो प्रारंभिक अध्येता थे भारतीय संविधान के, और बड़ी उनकी महत्वपूर्ण किताब रही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। अब तो हिंदी अनुवाद भी इसका आता है, पिछले 10 सालों से हिंदी अनुवाद आ रहा है, भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला, वाणी प्रकाशन से वो पब्लिश होता है सर। उसमें उन्होंने एक लाइन कही और वो लाइन बार बार दोहराई जाती रही है। उन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप केवल नियमों का प्रलेख मत समझिए, इट इज नॉट ए डॉक्यूमेंट ऑफ सर्टेन रूल्स, ये एक सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है, सोशल जो रिवोल्यूशन है, सोशल जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका दस्तावेज है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सर वो न केवल 1950 में प्रासंगिक था, वर्तमान में प्रासंगिक है और आने वाले 100-200 वर्षों तक भी प्रासंगिक रहेगा। ये निश्चित रूप से मैं सर बड़े विश्वास से इस बात को, बड़े गर्व से इस बात को कह सकता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सर कोई भी संस्था जो निर्मित होती है, क्योंकि संविधान भी अपने आप में एक संस्थान है, एक प्रक्रिया है, तो कोई भी संस्था या प्रक्रिया जो सर अपने जो समय होता है, जो अपनी आवश्यकता और परिस्थितियों का एक बाय प्रोडक्ट होती है, तो निश्चित रूप से जैसे समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, कुछ प्रावधान उसके लिए हैं, होने चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस मायने बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसमें दो प्रकार से ऑलरेडी परिवर्तन की व्यवस्था, एक तो संशोधनों के माध्यम से रखी गई और दूसरी न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से रखी गई, क्योंकि न्यायालय भी जो व्याख्या करते हैं वो लॉ के समान बाध्यकारी है। हम जो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात करते हैं वो उसमें न्यायपालिका का ही योगदान है जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से। और दूसरी तरफ 106 संशोधन हो गए हैं सर 75 वर्षों में, जो एक अच्छी सूचना देते हैं और लगभग उसमें हर महत्वपूर्ण विषय को शामिल किया गया है। फिर भी सर बदलाव चूंकि अपेक्षित होते हैं, क्योंकि कुछ प्रावधान जब देखते हैं तो लगता है कि हाँ, ये जो प्रावधान है उस समय अच्छा। एक चीज और है सर, ये मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा यहाँ की, ये बात संविधान सभा में कई बार आती थी, तो वहां संविधान सभा के सदस्य खासकर अंबेडकर साहब के बहुत बार ये उन्होंने महत्वपूर्ण संबोधन ये दिया है, अपना उद्बोधन, कि उन्होंने कहा कि हम बहुत सारा काम भविष्य की जो संसद है उन पर छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आज ही यदि हम सारी चीज डाल देते हैं तो हो सकता है भविष्य में वो इससे बेहतर कोई चीज लाना चाहेंगे, तो हम भविष्य की संसदों पर ये काम छोड़ेंगे।
तो मुझे लगता है कुछ प्रावधान है, जैसे सर एक तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान है कि जो एंटी डिफेक्शन का जो चीजें देखी गई इस देश में 1967 से ही वो चीज शुरू हो गई थी, आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स की। और फिर वो सर हर सरकारों के समय महत्वपूर्ण रूप से रही है, हर स्टेट में उसका रहा है। और भले एंटी डिफेक्शन लॉ भी है, 52वां संशोधन भी हो गया था, उसके बाद 91 अमेंडमेंट भी हुआ। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि एंटी डिफेक्शन होते हैं और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में केसेस जाते हैं, बहुत लंबे टाइम बाद डिसीजन भी आते हैं, या स्पीकर भी बहुत लंबे टाइम बाद डिसीजन लेते हैं। तो एक प्रोविजन कहीं ना कहीं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये होना चाहिए सर, कि जो 10वीं अनुसूची का प्रावधान है वो कहीं ना कहीं अभी अपूर्ण है, उसमें कुछ कमी है। एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन इसके लिए, एक पर्टिकुलर समय सीमा का निर्धारण इसके लिए, और कुछ और शर्तें जो संविधान विशेषज्ञों को आमंत्रित करके पूरी उस पर सर्वसम्मति राय से ये होना चाहिए। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण चीज है वो मुझे लगता है जहां बदलाव की जरूरत है, वो आर्टिकल 356 जो है, जो राष्ट्रपति शासन जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर का। अंबेडकर साहब ने ये कहा था सर कि ये जो आर्टिकल है ये काम नहीं आएगा, ये मृत दस्तावेज बनकर रहेगा, मृत पत्र बनकर रहेगा। और वो सर 130 से ज्यादा बार काम आ चुका है पिछले 73 वर्ष में। तो अम्बेडकर साहब को बड़ा हम पे विश्वास था, मुझे लगता है कि हम उस अपेक्षा को पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि अम्बेडकर साहब ने भी और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बड़ी शानदार तरीके से इस बात को कहा था कि बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन खराब हो जाएगा अगर चलाने वाले बुरे निकले, और खराब भी अच्छा हो जाएगा यदि चलाने वाले अच्छे निकले। बिल्कुल। तो दूसरा जो चीज है कि 356 में कुछ चेंजेस वहां होने चाहिए, किस प्रकार के, क्या वो सर एक अध्ययन का विषय हो सकता है। एक अन्य जो मुझे लगता है वो ये है कि सर जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हमने जिस उद्देश्य से शुरू किया था, क्योंकि भारत को में सर गांवों को सशक्त किए बगैर संपूर्ण भारत का विकास सर एक थोड़ा सा अधूरा अधूरा विकास होगा सर, वो मुझे लगता है सर्वांगीण विकास नहीं होगा। भले डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, भले 73वां 74वां संशोधन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में उनको स्थान मिल गया, लेकिन सर जो ट्रांसफर ऑफ पावर्स था या जो उनका फंक्शनिंग जो थी, वहां जो चीजें बेहतर होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। स्टेट का अभी भी बड़ा वहां हस्तक्षेप होता है, कभी भी उनको भंग कर देना, मनमाने तरीके से उनका डिलिमिटेशन कर देना। तो उस दिशा में सर निश्चित रूप से जो अध्येता है वो अध्ययन करके उन्हें रिपोर्ट्स वगैरह देनी चाहिए, वहां कहीं ना कहीं ये सुधार होने चाहिए ताकि सुशासन आ सके सर। गुड गवर्नेंस की दिशा में हम बात करते हैं तो सब चीजें कनेक्टेड हैं सर इससे, तो मुझे लगता है सर ये चीज। मुझे लग रहा है मूल रूप से आप यही कहना चाहते हैं कि जो एंटी डिफेक्शन या दल बदल की बात करते हैं या राष्ट्रपति शासन, तो मूल रूप से कुछ ऐसे बदलाव किए जाएं जिससे हमारे राजनीतिक जीवन में शुचिता आए और लोगों का हमारे इस इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर कहीं विश्वास बने। और दूसरा जो इसको अधिक व्यावहारिक बनाया जाए, जो आपने विकेंद्रीकरण और उसकी बात कही, तो कुछ ऐसे जो मुद्दे हैं जो वास्तविक अर्थों में व्यावहारिक धरातल पर नहीं उतर पाए, उस दिशा में कुछ कोशिश की जाए। लेकिन योगेश जी, आज का दौर डिजिटल माध्यमों का दौर है। जिस तेजी से सूचनाओं का संप्रेषण हो रहा है, जिस तेजी से सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में हम सक्षम हो गए हैं, अखबारों के डिजिटल एडिशन आ गए हैं, मोबाइल पर हम लोग सब चीज देख लेते हैं, पार्लियामेंट का लाइव टेलीकास्ट शुरू हो गया है, हम देख सकते हैं हमारे चुने हुए प्रतिनिधि किस तरह का व्यवहार संसद में कर रहे हैं। तो ये जो डिजिटल माध्यम या डिजिटल दौर जो आ गया है, उसमें क्या लगता है कि इन संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए या संवैधानिक मूल्यों को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में इस दौर में हम कैसे और अधिक इसकी उपयोगिता को साबित कर सकते हैं, या इसके लिए खतरा है? क्या क्या देखते हैं इस दौर में आप इन संवैधानिक व्यवस्थाओं को? जी जी सर। सर एक अच्छे शिक्षक जो होते हैं, जो जो कि आप रहे हैं, तो अच्छे शिक्षक अपने विद्यार्थियों की आधी समस्या तो प्रश्न पूछने में हल कर देते हैं। तो आपने जो आंसर अभी प्रश्न पूछा उसी में सर आपने जो एक रीच है जो व्यापक हुई उसके माध्यम से, क्योंकि ये निश्चित रूप से सर एआई से रिलेटेड, डिजिटल से रिलेटेड जब भी चीजें आती हैं तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम एक बार अभी इतना उत्तर दे पाने के उत्तर सक्षम है या नहीं है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा सर, वो कि लाइव आजकल टेलीकास्ट, अभी तो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई भी लाइव स्ट्रीम होती है सर, यूट्यूब चैनल है सुप्रीम कोर्ट का, संसद टीवी है इधर, और बहुत सारे चैनल्स हैं, वो सारी चीजें हैं सर। तो डेफिनेटली सर डिजिटल चीजें आने से जो संवैधानिक पक्ष थे, जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट मैंने सर आज सामने रखी थी, मैं दिखाना चाहूंगा, आपने तो सर अनेक अवसर पे देखी होगी चैनल पे बहुत सारे, ये सर वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट है सर। और अच्छा। ऐसी 7 किताबें और हैं सर, ये करीब 11 साढ़े 11,000 पेजेस हैं सर, ये पूरा एक वॉल्यूम है। तो सर ये मैंने जब मंगाई थी 10 वर्ष पहले, तो मुझे सर दिल्ली में ऑर्डर करना पड़ा, और वो ट्रांसपोर्ट से आई है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे तो आता नहीं ट्रांसपोर्ट से, 20 किलो वजन था इसका।
अभी मैं देखता हूँ कि सर ये सारी की सारी डिबेट जो है वो कई वेबसाइट पे आ चुकी है, संसद की उस पे भी आ चुकी है। तो एक्सेसिबिलिटी तो सर बहुत अच्छी हो गई, आप कभी भी कहीं देख सकते हैं। मैं ये हर जगह नहीं ले आ सकता, लेकिन ये असेंबली की डिबेट मेरे साथ हर जगह है सर। तो निश्चित रूप से एक चीज आ गई। दूसरा, जो एआई का जो आया, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं सर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो एक आम जो समझ है, उसमें एक आम जो धारणा है, उसमें एक समस्या ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की वर्डिंग जो है कठिन होती है, क्योंकि लॉ जो है सर वो कठिन वर्ड लॉ के सर कोर है। तो अब कोर से तो कैसे जाएगा दूर। तो एआई के आने के बाद कहीं ना कहीं निश्चित रूप से, चाहे वो चैट जीपीटी, जैसे मैं चैट जीपीटी का मैं भी काफी यूज करता हूँ सर, मैं पढ़ता हूँ उसमें से कुछ चीजें, निश्चित रूप से स्क्रूटनाइज करता हूँ। हाँ, अपना विवेक जरूर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो जरूरी है। हाँ मुझे जी लगता जी है ये सर। आपके साथ ये भी आपके मतलब थोड़ा मैसेज देना चाहिए अपने को कि चैट जीपीटी का उपयोग करो, लेकिन हाँ विवेक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जी वो जी गलतियों सर। का भंडार है वहां पे। हाँ हाँ और सर। नीचे डिस्क्लेमर भी आता है कि चैट जीपीटी गलती कर सकता है, हाँ तो जब भी इसका उपयोग हो तो पूरी सावधानी के साथ हो, नहीं तो नए खतरे आ जाएंगे हमारे सामने। जी। हाँ जी सर। तो सरलीकरण तो इसने किया है टेक्नोलॉजी ने, नो डाउट सर। तो पहुंच और सरलीकरण, ये दो मुद्दे इसने कहीं ना कहीं प्रस्तुत किए हैं। व्यक्ति जो है कम समय में ज्यादा जानकारी भी ले सकता है। लेकिन जो समस्या है, वो समस्या इससे ही क्रिएट हुई सर कि कम समय में ज्यादा जानकारी ले ली उसने। हम जब पढ़ा करते हैं किसी चीज को किताबों के माध्यम से, तो एक पेज दो पेज पढ़ने में जितना समय चाहिए, 8 से 10 मिनट का एक पेज की रीडिंग में, वो जो प्रॉपर है, ताकि वो ग्रास्प हो और वो हमारे कहीं ना कहीं हमारी मस्तिष्क में, चेतन अवचेतन मस्तिष्क में जाए वो। अब सर क्या है कि इंफॉर्मेशन इतनी तेजी से आ रही है कि हम उससे उसके जो मेरिट डिमेरिट की जो है वो जानकारी स्क्रूटनी कर पाने की हमारी जो क्षमता है वो खत्म हो जा रही है। तो ये एक बड़ा खतरा है कि उसमें जितना अच्छी सूचनाओं का प्रसार हो रहा है, उसकी तुलना में जो गलत सूचनाएं हैं, उनका प्रसार और तेजी से होगा। कई बार सर इस तरह के आजकल आते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्यों लिख दिया गया, जबकि कहीं नहीं लिखी गई ऐसी बातें। बहुत बार ऐसे आ जाते हैं सर, वो मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, कई बार आ जाते हैं। और या संविधान बनाते समय इन सदस्य ने ये बात कही थी, जबकि कभी डिबेट में चीजें नहीं है। तो ये तो एक खतरा है सर। और मुझे लगता है इस खतरे में तो सर क्या है कि एक प्रॉपर ट्रेनिंग, जैसे अभी सरकार ने एक, अभी मैंने पढ़ा था 4-5 दिन पहले न्यूज़पेपर में कि जैसे प्रशिक्षित के लिए युवाओं को जो शिक्षित के लिए कुछ कोर्स वगैरह लॉन्च कर रहे हैं। अब उसमें कितनी सच्चाई क्या है सर, मेरे को ध्यान नहीं, मैंने पढ़ा था हालांकि उसको, इसमें आया था ऑनलाइन। तो कहीं ना कहीं सर वो शिक्षण तो देना होगा नए जमाने की तकनीक से, लेकिन उसके साथ साथ सर जो रेशनैलिटी है, रेशनैलिटी, मैच्योरिटी, और एक थोड़ा सा उस चीज को जो हम देख रहे हैं, शॉर्टकट्स जो है ना सर, शॉर्टकट्स जीवन में सर खतरनाक हुआ करते हैं, तो वो थोड़ा सा उससे हमें बचना होगा सर। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने अभी कुछ खबरें पढ़ी थी जिसमें कुछ वकीलों ने चैट जीपीटी के आधार पर कुछ केसेस कोट कर दिए, हाँ और जब वो जज साहब के सामने बहस हो रही थी तो वो जो उन्होंने कोट किए वो सब गलत सूचनाएं थी। जी तो जी सर। न्यायाधीश महोदय ने बाकायदा वकीलों को चेतावनी दी और ये कहा कि आप स्वयं पढ़िए, मेहनत कीजिए, केवल इसके भरोसे यदि आप रहेंगे तो ये हाँ एक बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। ये तो आप सही कह रहे हैं कि शॉर्टकट और जो विश्वसनीयता है, इनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि शॉर्टकट पे नहीं जाएं और विश्वसनीय स्रोतों से कहीं हम सामग्री को प्राप्त करें। तो लेकिन जी जब सूचनाओं का इतने तेजी से प्रसार हो रहा है, हमें जो सोर्सेज हैं वहां तक हमारी एक्सेस बढ़ गई है, जी ऐसे में जी क्या सर। लगता है आपको कि 75-80 वर्ष पहले बनाए गए इस संविधान में, हमारी संवैधानिक संस्थाओं में आम आदमी का विश्वास आज आजादी के इतने वर्षों बाद कितना टिका हुआ है? सर ये प्रश्न सर अब तक के सभी प्रश्नों में कठिन है सर, निश्चित रूप से बहुत कठिन। वैसे सभी प्रश्न आपके तो सर महत्वपूर्ण है, लेकिन ये कठिन है सर। मुझे लगता है कि भारत में जो लोकतंत्र है ना सर, वो हमारी बोन मैरो है सर, हमारी अस्थि मज्जा है सर। हम लोकतांत्रिक है सर, मूलतः है हम लोकतांत्रिक है सर। और हमारा समाज भी लोकतांत्रिक है। हाँ, विसंगतियां, समस्याएं होती हैं, और इस बात को भी मैं सर, क्योंकि मेरे पास सर उदाहरण मेरे गुरुजन हैं, और जो महापुरुष हैं, मैं उन्हीं को कोट करता हूं ताकि अपनी बात को उनके साय में प्रस्तुत कर सकूं। तो अंबेडकर साहब ने यही कहा था कि हम जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ला रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी है सोशल डेमोक्रेसी की, जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता को मिलाकर होगी। और उन्होंने फिर ऐतिहासिक उदाहरण भी दिए कि इतिहास में भी इस प्रकार की संस्थाएं थी, तो हमें उस पर काम करना होगा। तो मूलतः सर मेरा मानना है कि हम जो भारतीय लोग हैं, तो सामाजिक रूप से बड़े प्रेमी लोग हैं, सहृदय लोग हैं हम लोग। और हमारे में आत्मसातीकरण की जो प्रवृत्ति है वो बड़ी महत्वपूर्ण है सर।
एक जो जिसे कहते हैं संवेदनशील सहिष्णुता जिसको हम कहना चाहिए सर, वो हमें बड़ी महत्वपूर्ण रूप से है। तो मुझे सर मैं बिल्कुल इसमें 100% आशान्वित हूँ कि संविधान, हमारी संस्थाएँ, हमारी प्रक्रिया इसमें आमजन का जो विश्वास बना रहा है इन 80 वर्षों में ये बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। रूल ऑफ लॉ में हम अभी भी सर आस्था रखते हैं, पूर्णतः आस्था रखते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अब थोड़ा-सा जिस प्रकार की चीज़ें हम देखते हैं सामाजिक परिवेश में, अब जो एक मोबाइल क्रांति जो आई सर संचार के क्षेत्र में और खासकर ये जो अभी जो रील्स और ये जो जिस प्रकार की चीज़ें आई हैं, इसने जो उद्वेलना जो फैलाई है, मुझे लगता है सर उस उद्वेलना से थोड़ा-सा सावधान रहने की ज़रूरत है। हमारे जो प्रशासनिक पक्ष है उसको भी, हमारे नीति निर्माताओं को भी और हमारे जो सामाजिक जो पैरोकार हैं उनको भी। क्योंकि उद्वेलना सर क्या है कि संघर्षों को या उद्वेलना जो है वो उल्लंघन को जन्म दिया करती है। तो मुझे लगता है वो उद्वेलना यदि रोक दी जाए समय पर और उसके लिए सर निश्चित रूप से जो मोरल वैल्यूज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, मैंने एक शब्द यूज़ किया था जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, संवैधानिक नैतिकता, तो उनका निश्चित रूप से सर शिक्षण, प्रशिक्षण होना चाहिए। जैसे आज मोदी जी ने भी जो सिटीज़न्स को लेटर लिखा उसमें भी उन्होंने यही कहा कि जो ड्यूटीज़ हैं उसको आप प्राथमिकता दीजिए। तो वो सर मुझे लगता है यदि वो बैलेंसिंग रही तो संस्थान ना केवल बने रहेंगे बल्कि और बेहतर ही होते जाएँगे क्योंकि एक न्यू ब्रेन आ रहा है सर निश्चित रूप से। तो वो बड़ा इनोवेटिव है सर और वो बहुत अच्छा काम कर पाएगा मुझे लगता है। चलिए, बहुत ही बढ़िया आपने इस पूरे उसका विश्लेषण किया है, जिस तरीके से पूरा उदाहरण देते हुए हमारी इस पूरी परंपरा को आपने स्पष्ट किया है। अब अंतिम सवाल है, एक संविधान के विद्यार्थी के रूप में, संविधान के विशेषज्ञ के रूप में, विश्लेषक के रूप में, एक शोध अनुसंधानकर्ता के रूप में, जिस तरह से आपने पिछले 1.5-2 दशक में संविधान को जिया है, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या उम्मीद करेंगे आप इस देश के नागरिकों से, इस देश के विद्यार्थियों से, युवा पीढ़ी से, कि किस तरह से संवैधानिक व्यवस्थाओं को लागू करने की दिशा में वो अपना क्या योगदान दे सकते हैं, किस तरह के प्रयास कर सकते हैं कि जाकि संविधान निर्माताओं ने जो सपना देखा था इस देश के लिए, उसको साकार करने के लिए वो आगे आ सके। क्या महसूस करते हैं आप? सर मेरा मानना है कि हमें सामाजिक बने रहने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो सामाजिक विचलन, सामाजिक जो अलगाव जो आ रहा है, एक बड़ी चुनौती है, तो सामाजिक बने रहने की बड़ी ज़रूरत है और सामाजिक बने रहने के साथ-साथ अकादमिक बनने की ज़रूरत है सर हमें और शैक्षणिक बनने की ज़रूरत है, संवैधानिक बनने की ज़रूरत है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं सर कि कोई फॉर्मल एजुकेशन लेने वाला व्यक्ति ही ये चीज़ें अर्जित कर पाए। ये हमें देखना है कि जो नॉलेज इज़ पावर जो बोला जाता है कि ज्ञान ही शक्ति है, तो वो हमें निश्चित रूप से ना केवल लेना है, उसका परिमार्जन करना है, उसे सही ढंग से उसे एग्ज़ीक्यूट करने की प्रोसेस करनी है और सबसे बड़ी बात सर कि अपने जो दायित्व हमें जो प्रदत्त हैं हमें, ईश्वर प्रदत्त मैं कहता हूँ सर वो ईश्वरीय जो विधान है क्योंकि सबसे बड़ा विधान जो है वो ईश्वरीय विधान है, वो किसी भी रूप में चाहे उसे हम प्रकृति कहें, चाहे उसे वेदों में ऋत की अवधारणा कहा गया या कुछ भी और कहा गया होगा। तो वो जो हमें प्रदत्त है सर, उन कर्तव्यों के प्रति मुझे लगता है हम निष्ठावान रहें, हम कमिटमेंट जो है वो हमारे पूर्ण करें। निश्चित रूप से ह्यूमन है तो ह्यूमन एरर आने स्वाभाविक है सर, लेकिन ह्यूमन एरर जो हैं उनको सुधारने की ज़िम्मेदारी भी ह्यूमन्स की है सर। तो मुझे लगता है कि वो गलतियाँ सुधारते चलें और सकारात्मक रहें और इन जो हमें दायित्व मिले हैं उनका पालन करें, संस्थानों में विश्वास रखें। रूल ऑफ लॉ और जैसा कि सर आपने और कटारिया सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण जो विषय पर एक बिंदु उठाया था, कॉमन सेंस का, बेसिक सेंस का, तो मुझे वो लगता है कि सर इस पूरी यात्रा का भी सार यदि है, तो वही बेसिक सेंस है कि वो डेवलप होना बहुत ज़रूरी है और वो आपके ही चैनल पे पहली बार इतने व्यापक रूप से हम लोगों ने देखा, सुना था और आगे भी मैं तो अपेक्षा करूँगा सर उस पे आप बात करें। आपके पास तो सर विषय विशेषज्ञों की भरमार है, तो हम विद्यार्थियों के लिए भला हो जाता है। तो वो नहीं, बेसिक सेंस डेवलप होना चाहिए। नहीं, ये आपने महत्वपूर्ण बात रेखांकित की है कि हमारे आज की युवा पीढ़ी, हमारे नागरिक किस तरह से संवैधानिक आदर्शों को ध्यान में रखते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। अपने अधिकार की बात तो हम सब करते ही हैं, उसके लिए तो आंदोलन भी है, हड़तालें भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उस सब दौर में अधिकारों की भी प्राप्ति होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसी के साथ साथ जो हमारे कर्तव्य हैं, जिसमें आपने कहा कि सामाजिकता का ध्यान में रखना है, समरसता का ध्यान में रखना है, एक दूसरे के प्रति सम्मान की बात
कि हमारी आज़ादी कहाँ बाधित होती है। इसीलिए मौलिक अधिकारों पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, प्रतिबंध लगाए गए। उन संवैधानिक मूल्यों के प्रति, संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आस्था रखते हुए, और शायद ये नागरिक ये जो अंकुश रख सकता है इन सब संस्थाओं के ऊपर, तो वो भी इतना सजग, इतना विचारशील बने कि इन जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी संविधान के अनुरूप कार्य करने के लिए अपना एक नैतिक अंकुश उन पर कायम कर सके। जब भी समय मिले, पूरा चुनाव हर 5 साल में आता ही है, तो हम हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को भी इस बात के लिए निर्देशित कर सकते हैं कि कैसे इस पवित्र संविधान की जो मूल आत्मा है उसको समझते हुए हमारा देश का जो आपने सुशासन की बात कही थी उस और हम आगे बढ़े। दुनिया में हमारा लोकतंत्र सबसे बड़ा, सबसे अनोखा है, और इन लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति हम ये संकल्प लेते हैं। चूंकि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, संविधान दिवस, जगह जगह शैक्षणिक संस्थाओं में शपथें दिलाई जा रही है युवाओं को संविधान के प्रति आस्था रखने के लिए। तो इसी क्रम में हम भी हमारे दर्शकों से यही अनुरोध करेंगे कि इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद आप भी कहीं इस बात की शपथ लें कि हम हमारे संविधान के प्रति निष्ठा रखते हुए अपने संवैधानिक आदर्शों की परिपालना करेंगे। जब हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं तो हमारे भी कुछ दायित्व बनते हैं, उन दायित्वों की पूर्ति करेंगे। योगेश जी, आपने अपने अनुभव बहुत ही गहराई के साथ साझा किए। आपने जिस तरीके से संविधान का चिंतन, मनन और प्रणयन किया है, जिस तरह से आपने अध्ययन किया है, और उसके बहुत सारे, जिस तरह से आपको सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं, आपने हमारे दर्शकों के सामने, इस चैनल के जो दर्शक हैं उनका स्पष्ट किया। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे ही और विषय पर आपसे ये चर्चा की शुरुआत हुई है, हम चर्चा करते रहेंगे। हमारे जो दर्शक हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि इस चर्चा को जो उन्होंने सुना, उनके मन में जो भी विचार आए हों वो हमारा यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखें। वो क्या सोचते हैं इस संविधान के प्रति आज के दौर में, और किस तरह से हम इस देश को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। इसकी एकता, अखंडता को कायम रखने के लिए विचार हमारे साथ साझा करें। छोटा सा विचार यज्ञ है, जब विचार आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम एक ऐसे आदर्शवादी समाज की रचना में अपना योगदान दे पाएंगे जिसकी कल्पना हमारे महापुरुषों ने, हमारे जो नेता हैं उन्होंने की है। इसी भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई योगेश जी को विशेष धन्यवाद कि आपने समय दिया और इस महत्वपूर्ण हमारे विचार साझा किए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।